तो कल देखो, आज स्पीड से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर जितनी दूर बात हो, गुप्त काल का प्रशासन चल रहा था। और ये बात आप लोगों ने ज़्यादा पेपर नहीं दिए तो खैर जानकारी नहीं, पर इतनी बात ध्यान रखें, हमने जिस कंसेप्ट को पहले किया, एक तो पूरा गुप्त काल, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरे नंबर पे अपन ने बात की थी उनकी कला, साहित्य और विज्ञान। पेपर यहीं से बनेगा। अगर गुप्त काल की आगे की घटनाओं से प्रश्न आया है तो थोड़ा ध्यान रखें। फाहियान हो गए, उनका प्रशासन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर मैं कल कह गया था प्रशासन से जब भी कभी प्रश्न आता है डेप्थ में जाके, तो कोई नहीं पूछता प्रांत को क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, ये बड़ी बात नहीं है। वो उनके कर्मचारियों के नाम लिखकर उनके काम मैच करवाता। कल भी हमने बात की है महाप्रतिहार, महादंड नायक, बड़े नाम हैं, विनय स्थिति स्थापक, अक्षपटलिक, पुस्तपाल, ये नाम, इनके काम जो हैं तो आपके रट्टे के, पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने जहाँ बात छोड़ी थी कि गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में तो ये नाम था चक्र, यहाँ देश, अवनी, भुक्ति, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी फर्क है। अगर सीधी संख्या, पेपर में कई बार यूं भी आया, एक मैंने पीछे पेपर देखा था, उसमें गुप्त काल में प्रांत की एक संज्ञा नहीं है, उसमें ये 3 नाम दिए हो, तो उस हिसाब से तो तीनों सही हैं, ये ध्यान रखें। और यहाँ का जो व्यक्ति है, जिसको आप सूबेदार कह सकते हैं, उपरिक। लेकिन अब एक बात इसके साथ और जोड़ दूं जो सामान्य है कि गुप्त काल में यद्यपि प्रांतों के अधिकारियों के पद राजाओं के बेटों के लिए सुरक्षित होते थे, पर फिर भी मौर्य काल की भांति योग्य व्यक्तियों को भी इन पदों का बंटवारा होता था। जैसे कि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख कहता है, चक्रपालित का बेटा पर्णदत्त, ये दोनों ही राजवंश से संबंधित नहीं हैं। चक्रपालित एक प्रांत का गवर्नर है जिसका नाम है सौराष्ट्र। ये जिस नगर का पुरपाल है गिरनार, और ये दोनों जुड़े हैं किस चीज से? सुदर्शन झील। ये बात तो हो गई, लेकिन यहाँ मौर्य काल की तरह बंटवारा यूं नहीं है। प्रांत बटे हैं सीधे किसमें? विषय में। और विषय का अधिकारी कहलाता है विषयपति, जिलाधिकारी। पर आपने मौर्य काल में एक चीज अलग पढ़ी है, प्रांत और जिले के बीच में एक इकाई पड़ी थी, मंडल। यहाँ वो नहीं। जिला 2 चीजों में बंटा है अब सीधे, एक तो नगर, एक गांव। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया। नगर का शासन चलाने वाले व्यक्ति का नाम तो जैसे हमने लिख दिया, एक नाम ये हो गया पुरपाल। लेकिन पहले ये बात अभी पूरी नहीं है। विषयपति जिले का अधिकारी है। अगर मैं कहूं गुप्त काल से आपको प्रश्न इस बार आने की संभावना है तो 2। एक तो गौर से पढ़ना, घर जाकर उस पूरे चैप्टर को, जहां बात खत्म हो भूमि अनुदान परंपरा, उस पर गौर से पढ़ना, क्योंकि जो भी कैंडिडेट बाहर पढ़ेगा उस पर गौर नहीं करेगा। हम तो ट्रेडिशनल बातें पढ़ रहे हैं, इनसे बात नहीं आई। भूमिदान परंपरा जहां सातवाहनों ने शुरू की और गुप्त काल में आकर अपने चरम पर थे, और एक विवाद खड़ा किया जाता आर एस शर्मा महोदय के द्वारा कि यहीं सामंतवाद की शुरुआत हिंदुस्तान में मिलती है। जिनको अग्रहार, ब्रह्मादेव, बड़े नाम दिए गए, वो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी गई, और दान में दी गई भूमि से ही भारत में किस बात की शुरुआत होती है? सामंतवाद। यद्यपि इसको नकारा भी गया है कि ये कोई चिन्ह नहीं है सामंतवाद के, पर फिर भी भूमि दान देने की परंपरा जो सातवाहनों ने शुरू की, वो गुप्त काल में आकर बड़े चरम पर थी। और याद रहे, मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि एक पूना ताम्रपत्र है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती गुप्ता का, जिसमें वो अपना गोत्र बता रही है, धारण गोत्र, वो एक गांव दान में दे रही है। एनसीईआरटी की किताब में स्पष्ट लिखा है। तो विषयपति का शासन चलाने के लिए कितने लोग होते, सहयोगी कितने लोग होते थे? कोई मंत्री नहीं। जिसको आप पढ़ते हो, एक तो ये नाम कायस्थ, एक नाम पढ़ते हो कुलिक, एक नाम पढ़ते हो सार्थवाह, और एक बहुत बड़ा नाम है श्रेष्ठी। और इस व्यक्ति से आपको प्रश्न मिलने की संभावना है। वैसे नहीं बनेगा। प्रश्न कैसे बनेगा? थोड़ा गौर करना।
कायस्थ और कुलिक कौन है? कायस्थ का काम भी क्या है? लिखना, रिकॉर्ड रखना। कल अपन बात कर रहे थे, इसका काम भी क्या है? रिकॉर्ड रखना। ये रिकॉर्ड रखेगा, ये रिकॉर्ड लिखेगा, इतना फर्क है। ये तो उन घटनाओं को, जिले से संबंधित घटनाओं को लिखेगा और ये उनको संभालेगा। और ये फिर जिसके अधीन काम करता है, कल हमने बात की थी महाअक्ष पटलिक, सारे राज्य के रिकॉर्ड उसके पास, भूमि संबंधी रिकॉर्ड इसके पास, और उनको लिखने का काम कायस्थ करेगा। ये हो गया शिल्पी, प्रधान शिल्पी। कहाँ का? नगर का। अब यहीं तो एक समस्या है, प्रश्न बहुत मुश्किल बन सकता है। एक शब्द पढ़ते हैं यूरोप में हम, गिल्ड, गिल्ड सिस्टम, और यहां हम पढ़ते हैं श्रेणी। इसी पे ही चर्चा करो, यही समझो, बाकी कुछ नहीं है। बेसिक बात पहले तो ये प्रधान शिल्पी, व्यवसायियों का नेता, सॉरी व्यापारियों का नेता, और व्यापारियों के नेताओं का नेता। ये जिसको समझ में आ गया, इससे आगे प्रशासन में ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं। अब गौर करो क्या निकलकर सामने आ रहा है कि गुप्त काल में केंद्र प्रशासन को छोड़ दें तो बाकी के प्रशासन में व्यापारी लोगों का बड़ा रोल है। वो व्यापारी लोग न्याय भी करते हैं, बैंकों का काम भी करते हैं। बैंकों का काम कौन करती है? श्रेणियां क्या? व्यापारियों का समूह, और उनका व्यापारियों का नेता जो कारवां के साथ घूम फिर कर बाहर व्यापार करके आता, व्यापारियों का लीडर। लेकिन उन सार्थवाहों का नेता जो नगर में रहता है, और श्रेष्ठी नगर में न्याय भी करता है, और श्रेष्ठी नगर के लोगों का पैसा भी रखता है, ब्याज पे उनको वापस भी लौटाता है, बैंकों का काम भी करता है। तो ये आपको याद किसे करना है कि विषय में विषयपति के सहयोग के लिए 4 तो ये हो गए, एक ये हो गया, 5वां ये लोग हैं उसके सहयोग के लिए। कायस्थ लेखक, कुलिक लिपिक, लिपिक क्या? शिल्पी, प्रधान शिल्पी, छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी, शिल्पियों के नेता या व्यापारियों का नेता जो काफिलों में चलते थे, सार्थवाह, और ये हो गया इनका नेता श्रेष्ठी जो नगर में न्याय भी करता है। अब यहां से बात आती है नगर में। नगर का सबसे बड़ा अधिकारी तो पुरपाल, और इसका उल्लेख हमें अब सवाल ये थोड़ा यहां भी मैच करें। अगर मैं कहूं मौर्य काल के नगर प्रशासन की जानकारी हमें कौन देता है, तो मेगस्थनीज है। कौन से नगर की जानकारी देता है? पाटलिपुत्र। तो हम ये सोचते हैं कि बाकी के नगरों की व्यवस्था भी सामान्यतः वैसी ही रही होगी, बाकी की मिलती नहीं है। तो अगर इसकी बात करें नगर प्रशासन कैसा था, तो काम और उलझ जाता है। तो यहाँ भी नगर एक का ही प्रशासन मिलता है। ये पुरपाल शब्द किससे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। क्यों? सुदर्शन झील का उल्लेख आता है तो पुरपाल का उल्लेख आता है, और नगर का शासन चलाते हैं ये लोग। पुरपाल उसका अधिकारी है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से चलाता है। और गांव, यहां से एक प्रश्न और बड़ा है। गांवों को आप सीधे याद रखना लाएंगे, इसमें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मध्य भारत में पंचमंडली ग्राम सभाओं को, और बिहार में ग्राम सभा, ये एक बार पेपर में आया हुआ है, सीधी लाइन, कि गुप्त काल में ग्राम पंचायतों को मध्य भारत में, मध्य भारत से मतलब उज्जैनी जहां वो शासन करते थे, मालवा में, वहां तो कहा जाता था पंचमंडली, पंचों की मंडली, और बिहार में कहा जाता था जनपद, ग्राम जनपद, जिससे आप ग्राम पंचायत कहते हो। अब सवाल एक और पेपर में आने लायक, मैं उसी पे बात कर रहा हूं, ज्यादा कुछ एडिशन की बात नहीं। ये कैसा था, यहां से एक प्रश्न मिल सकता। न्याय, सबसे बड़ा न्यायाधीश, उसके नीचे कल हमने एक नाम पढ़ा महादंड नायक, लेकिन महादंड नायक के नीचे आकर काम ये हो गया। कितने लोग न्याय करते हैं? न्यायालय किस किस तरह के नगरों में, नगर की बात कर रहा हूं, नगरों से ऊपर तो कौन बैठा है? महादंड नायक। प्रांतों में पूग, कुल और श्रेणी, 3 न्यायालय याद रखें। क्या है? कुल तो है समान परिवारों की संस्था, समान जातीय परिवारों की संस्था जो न्याय करेगा। पूग है नगर में रहने वाले विभिन्न जातियों की संस्था, अलग अलग समूह, उनका एक।
एक ही परिवार के जाति के लोग, उनका कुल श्रेणी पूरे नगर के व्यापारियों का श्रेष्ठी और न्याय का काम भी करेगा। ये उनकी न्याय की व्यवस्था। गांवों के लिए एक शब्द और भी आया, पेट, गांवों का समूह। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है गुप्तों का, जहां से पेपर में प्रश्न आएगा। ट्रेडिशन तो सीधा है, केंद्र पढ़ लो, प्रांत पढ़ लो, गांव पढ़ लो, शहर पढ़ लो, बात पूरी हो गई। अब जहां से बात फंसती है टैक्स, और यहां से 3 शब्द याद रखने। टैक्स तो बहुत हैं। एक है मौर्य काल की तरह भाग, कितवां भाग, छठा भाग। एक है भोग, लेकिन भाग और भोग में बड़ा फर्क है। भाग तो है उपज का छठा, और भोग वो है जो राजा को दिन प्रतिदिन में फूल और फलों की सेवाएं दी जाती। भोग राजा के भोग के लिए, खान पान की वस्तुएं, सब्जियां, फल। लेकिन अब सवाल यहाँ एक पेपर में आता है, प्रश्न नकली सा प्रश्न है, विष्टि क्या है? बेगार। और ये हमने बात करी भी है, मौर्य काल में भी विष्टि प्रचलित था और यहाँ। तो विष्टि क्या है? बेगार प्रथा, जिसके बदले में कोई भी पैसा मेहनताना नहीं मिलता। और एक शब्द और, ये याद रखना, भूतो वात पर्याय। इसको थोड़ा शब्द को तोड़ो। आयात की गई वस्तुओं के ऊपर टैक्स, ये याद रखना। भूतोवात प्रत्यय, भूत उपात हमने आयात किए। अब ये तो हो गई एक बेसिक सी बात। फिर कह दूं, अगर एक शब्द आ जाता है, गिल्ड क्या है? व्यापारियों के संगठन, गिल्ड, श्रेणी सिस्टम। और ये अगर यूरोप में बात की जाए तो ज़्यादा लंबी हो सकती है, ज़्यादा बेहतर समझाया जा सकता है। ये व्यापारियों के संगठन होते थे, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते थे। सामंत लोगों के घरों में इनको काम करना होता, कारीगर वहाँ काम करते, आमदनी वो ले जाते। आप एक चीज़ तो समझ पाए हो अब तक, यूरोप में जैसे ही सामंत व्यवस्था टूटी, कारीगर भी स्वतंत्र हुआ, किसान भी स्वतंत्र हुआ, धर्म से भी थोड़े बंधन हटने लगे, और आम आदमी सोचने लगा। और जब सोचने लगा तो यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश कर गया। यही एक कॉमन सी बात हमने पढ़ी। तो इसमें भी ढांचे में प्रश्न यही बनते हैं, कुछ और विशेष नहीं। और मैं कहता हूँ गुप्त प्रशासन से प्रश्न आने के बहुत कम चांस, और आते हैं तो एक नाम लिखा पड़ा श्रेष्ठी, और ये 3 नाम, पूग, कुल, श्रेणी, निगम जिसे कहते हैं, ये उनके न्यायालयों के नाम। कर में पढ़ते हो भाग, भोग, उद्रंग। उद्रंग भी एक प्रकार का कर था, और बलि भी कर, इसमें जिक्र नहीं आता, लेकिन भूतोवाद प्रत्यय, विष्टि, इनका जिक्र आता। ये टैक्स है। अब इसके बाद एक चीज आप पे छोड़ रहा हूं, जिसपे मुझे नहीं लगता मुझे समय लगाने की जरूरत है। गुप्त काल का समाज पर एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर भी आपको 2-3 बातें देके जा रहा हूं। गुप्त काल के समाज में चंडाल शब्द आया पहली बार, और चंडाल शब्द देने वाला व्यक्ति फाहियान। क्या कहता है? चंडाल लोग नगरों के, गांवों के बाहर रहते, लहसुन प्याज नहीं वो खाते थे, और शहर के लोग नहीं खाते। जब वो चलते थे तो नगाड़ा बजाकर चलते थे कि हम आ रहे हैं, लोग रास्ता खाली कर देते। अगर वो कोई किसी के सामने आ जाए तो उसे गंगा में नहाना पड़ता। ये कुछ जिक्र फाहियान ने किया, और फाहियान ने वैसे क्या कहा है? समाज में सुखी हैं लोग, ब्राह्मणों का अभी भी प्राधान्य है, बौद्ध धर्म भी प्रचलित है, जैन धर्म भी प्रचलित है, लेकिन मुख्यतः किस धर्म के अनुयायी हैं? वैष्णव। और वो ये भी लिखता है लोग सुखी हैं, उनको मकानों दुकानों की रजिस्ट्री नहीं करवानी पड़ती, वकीलों की जरूरत नहीं है, पक्षी लोग पालते नहीं है, पशु लोग बेचते नहीं हैं, घरों के ताले नहीं लगाते हैं, मृत्युदंड नहीं है, बार बार अपराध करने पर दायां हाथ काट लिया जाता है। ये बात कौन कहता है? फाहियान। लेकिन याद रहे, फाहियान किसी भी राजा का नाम अपनी पुस्तक में नहीं देता, सिर्फ मध्य देश का वर्णन करता है, पूरे भारत का वर्णन भी वो नहीं करता। मध्य देश क्यों? क्योंकि मध्य देश में राजधानी थी उज्जैनी, और उज्जैनी में वो रहा था। फिर वो खोतान होते हुए आया था। अगर आपने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार जीके की क्लास में पढ़ा हो तो मैंने कहा है कि खोतान में गोमती विहार सबसे बड़ा है, और उसकी जानकारी भी देने वाला फाहियान है। और ये जानकारी देने वाला क्यों? क्योंकि उधर होते हुए आया था। मध्य एशिया में 2 जगह हमने पढ़ी है, कूची और खोतान। खोतान यहाँ रह गया, कूची उत्तर में रह गया। और एक नाम हमने पढ़ा था कुमारायण। कुमारायण कहाँ के विद्वान? भारत के। मध्य एशिया में गए और उन्होंने वहाँ की एक लड़की से विवाह कर लिया, जीवा से,
और उन्हीं की जो संतान पैदा हुई वो कुमार जीव कहलाए, और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया मध्य एशिया में, चाइना में। तो गुप्त काल के लोग भी व्यापार करने के लिए कहाँ गए? दक्षिण पूर्वी एशिया, मसालों के व्यापार के लिए। पर एक बात, एक अजीब सी बात मुझे भी समझ में नहीं आई, पर लिखी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त काल व्यापार की दृष्टि से कैसा युग था, तो अच्छा नहीं माना है, ये ध्यान रखना। अब हम स्वर्ण युग के नाम से पेपर में उत्तर देते तो हमारे दिमाग में आएगा जी बहुत अच्छा था, ये गलत है। कुषाण काल में जितना व्यापार था, जितना सोना भारत में आया, रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था, उतना व्यापार की तरक्की गुप्त काल में नहीं, ये जरूर ध्यान रखना। हाँ, इसके बाद में तो और पतन ही हुआ, क्योंकि आप पढ़ते हो हर्षवर्धन का काल बड़ा छोटा सा रहा और उसमें भी वो उलझा रहा, लेकिन राजपूतों के काल में आकर पतन की ओर गया। समाज भी, व्यापार भी, कला और संस्कृति में जरूर थोड़ा काम हुआ, पर उतना नहीं जितना गुप्त काल में। ये गुप्त काल का एक बेसिक सा ढांचा था जिसको हम पढ़ते रहे हैं। ये आपको इतना छोटी सी चीज़ आप पे छोड़ रहा हूँ 1 पेज की, लेकिन अब बात ये, मंदिर पढ़ लिए, अजंता, बाग, चित्रकला, साहित्य पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन आज एक नया टॉपिक छेड़ रहा हूँ। अब छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, एक दिन के, शुंग और सातवाहन। और एक बड़ा मजेदार किस्सा है उसमें जो हमें उलझाया हुआ है, उसे सुलझाना है। पर पहले तो छोटी छोटी बात, और वो ये, शुंग काल का क्या पढ़ें, हमें ये भी तो समस्या है। आप अपनी गाइड देख लें, अपनी किताब देख लें, शुंग काल 1 पेज में खत्म हो जाता है। शुंगों में क्या पढ़ना है, उसी में से काम निकालो। जो छोटा सा एरिया है उसमें से प्रश्न बना लो, पेपर में बाहर नहीं जाएगा, गारंटी देता हूँ। उस चैप्टर की खास विशेष बात है, शुंग काल किसके बाद आता है सबको पता। अंतिम मौर्य राजा को मारा जाता है बृहद्रथ, किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग कहाँ का सेनापति था? और यहाँ ये भी लिख दिया जाता है उज्जैन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पहले ये शुंग काल को जानने के इतिहास का साधन सबसे बड़ा पुराण, जहाँ ब्रह्मांड, वायु, मत्स्य, और दूसरी बात इसके साथ साथ एक और किताब, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। गौर करना, शुंग काल में जो कहानी आप पढ़ोगे, कहानी तो है ही नहीं, कुछ प्रश्न है नहीं, लेकिन यहाँ से पुराण, हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। एक किताब और है गार्गी संहिता, एक और है कालिदास, और एक और है। पहला प्रश्न ही यहां से क्लियर हो गया। ये याद है तो कंसेप्ट क्लियर होगा। शुंग काल के इतिहास को जानने की सामग्री में हमारे पास ये मैटर है, लेकिन ये कौन सा मैटर है? रिटन मैटर है, साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत अभी नहीं लिखे मैंने। ये सबसे पहला स्थान है पुराणों का, दूसरा स्थान है बाणभट्ट के, तीसरा है गार्गी, कालिदास, मालविका, अग्निमित्रम, महाभाष्य, पतंजलि। इनकी व्याख्या करूंगा और आधी बात क्लियर हो जाएगी। एक है अभिलेखों में अयोध्या अभिलेख। आपको यहां से प्रश्न आएगा, और यहां आपको फायदा क्या होगा? जिस बच्चे ने घर पे पढ़ा है वो इन पर ध्यान कम देता है, वो सिर्फ वो सोचता है बस मैं ये पढ़ लूं, बृहद्रथ को मारा, 2 अश्वमेध यज्ञ किए, कला में उसने शुंग काल की कला में सांची, भरहुत, बोध गया पढ़ लिया, काम पूरा हो गया। और वो पेपर बनाने वाला भी इस बात को जानता है कि विद्यार्थी जोर मार कर क्या पढ़ता है। अलग चीज पे बात करो। अयोध्या अभिलेख किसका है? पुष्यमित्र शुंग का एक मंत्री था अयोध्या में जिसका नाम है धनदेव। ये क्या पुष्टि करता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। किसने? पुष्यमित्र शुंग। अभी सारी खोल के बात समझाऊंगा। एक आप पढ़ते हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ जो विदिशा में है, विदिशा को ही बेस नगर कहा गया। ये 2 चीजें हो गई। और एक आप ये लिखोगे, सांची के व भरहुत के तोरणों पर जो लेख लिखे हुए, ये भी लिखिए स्रोत। अब इनकी व्याख्या, और मैं करूंगा इनकी व्याख्या, और चैप्टर पुष्यमित्र शुंग का क्लियर हो जाएगा। गौर से सुनिए ये बात, आगे कहानी खत्म हो जाएगी इनके साथ ही। पुराण कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 साल शासन किया। एक उत्तर, इसको माना भी गया। हर्षचरित प्रूव करता है कि इसने बृहद्रथ को मारा, ये कहता है उसमें।
बाण भट्ट का हर्षचरित कहता है कि पुष्यमित्र ने अपने स्वामी की उज्जैनी में हत्या कर दी, सेना दिखाते वक्त, स्पष्ट कहता है, सेना दिखाते वक्त बहाने से बुलाया, मार दिया। एक बार फिर हर्षचरित कहता है कि वो औधभिज, इस बात पर जोर दे रहा हूं, औधभिज किसको कह रहा है? औधभिज पुष्यमित्र शुंग को। विद्वानों में झगड़ा हो गया। औधभिज का मतलब होता है अचानक उठने वाला, और कुछ लोगों ने कह दिया कि ये सामान्य कुल में पैदा हुआ, ऊंचे कुल का नहीं। तो विद्वानों ने जिस बात को स्वीकार किया, औधभिज का मतलब है एकदम से उठने वाला। एकदम से उठने वाले का मतलब है कि पहले वो सेनापति था, राजा को मार दिया और क्या बन गया? राजा। तो अचानक उत्थान हुआ। और ये बात सारी की सारी कौन कहता है? बाण भट्ट। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, गार्गी संहिता। लेखक का पता नहीं, इतिहास गवाह। लेकिन इस गार्गी संहिता से एक लाइन में उत्तर पूछा जाए, भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के रूप में गार्गी संहिता का क्या महत्व है, तो क्या उत्तर दोगे? इसके युग पुराण खंड में स्पष्ट लिखा है कि भारत पर यवन आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण को प्रूव करती है गार्गी संहिता, एकमात्र लाइन में उत्तर है। इसका मतलब क्या है कि गार्गी संहिता कहती है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में यवन दो रास्तों से आए। एक तो चित्तौड़ होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचे, एक वो साकेत, पांचाल, मथुरा होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचे। यूं घेरा उन्होंने और जाके पाटलिपुत्र पहुंच गए। अभी तो इन स्रोतों की बात कर रहा हूं जो क्या प्रूव करेंगे। फिर ये कालिदास का ग्रंथ तो 7 हमने कल पढ़े हैं, लेकिन एक नाम मैंने कहा ना, मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र कौन? पुष्यमित्र शुंग का बेटा। मालविका जो उसकी प्रेमिका थी, जिससे उसका विवाह, उसकी विवाह कथा है मालविका अग्निमित्रम। इसमें भी यूनानी आक्रमण का उल्लेख है। और इसीलिए मैंने कल कहा था ना, ऋतु संहार कालिदास का पहला ग्रंथ, रघुवंश उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, लेकिन इतिहास बनाने की दृष्टि से मालविका अग्निमित्रम। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। बड़ा नाम है आजकल इनका भी। पतंजलि ने महाभाष्य तो लिखा, किसके ऊपर? यह प्रश्न। पुराना व्याकरण ग्रंथ कौन सा है हमारे इतिहास का? पाणिनि, अष्टाध्यायी, उसके ऊपर लिखा हो, उसको प्रूव किया है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ आइए, ये क्या है? अयोध्या में उनका एक गवर्नर था पुष्यमित्र शुंग का, जिसका नाम था धनदेव। उसके ऊपर लिखा है उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। बेसनगर, ये यहाँ इतनी सी बात नहीं बताई जाएगी, आगे बताऊंगा। सांची व भरभूत के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने। तोरण द्वार किसने लगवाए? शुंगों ने। उन तोरण द्वारों पर लिखा हुआ है शुंगन रजे। तो ये बात पता चलती है कि शुंगों के काल में भी उनका विस्तार हुआ है। ये मैटर तो बताता है कि शुंग कोई थे और ब्राह्मण जातीय थे। काश्यप गोत्र का ब्राह्मण था, भारद्वाज गोत्र का ऋषि था वो, जिसका आगे उनका गोत्र था। विवाद है, कुछ भारद्वाज कहते हैं, कुछ काश्यप गोत्रीय कहते हैं। अंत में जो विवाद सुलझा, भारद्वाज गोत्र का मान लिया गया उसे। 2 विवादों में से कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब सुनाता हूं कहानी। कहते हैं, अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ एक दिन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था। अवंती में, मालवा में, एरण में, उज्जैनी में, सारे एक ही जगह के नाम। आगे चल के परमारों के काल में धारा नगरी उनकी राजधानी हो गई। बुलाया, सेना का निरीक्षण कर रहा था, पीठ में छुरा घोंप दिया, वो मर गया। सवाल ये है, वो तो मर गया, एक सेनापति ने मार दिया, किसी ने विरोध ही नहीं किया। क्यों विरोध क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब 2 निकलते हैं। या तो ये उसकी सोची समझी साजिश, पहले से प्लानिंग की हुई। किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। ये प्लानिंग क्यों? बाकी लोग उसके साथ शामिल क्यों हो गए एक राजा को मारने में? और एकमात्र उत्तर दोगे, ब्राह्मण प्रतिक्रिया। लौटो पीछे, समझदार होते तो इस बात से उत्तर निकाल लेते कि पूरा मौर्य काल किस धर्म की उन्नति का काल है? बौद्ध धर्म। ब्राह्मण धर्म दब गए, ब्राह्मणों की रोजी रोटी पे लात पड़ी, यज्ञों के लिए कोई स्थान नहीं था, वेदों के लिए कोई स्थान नहीं था। तो अगर मैं कहूँ पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होना उसका ये प्रतीत होता है, ये पुष्ट करता है कि वो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को नहीं मारा, उसने बौद्ध धर्म को ब्रेक किया, उसने उसको मारा है और फिर से ब्राह्मण व्यवस्था को खड़े किया। गद्दी पर बैठ गया, गद्दी पर बैठते एक लड़ाई शुरू हो। उसने युद्ध तो एक ही लड़ा है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले क्रम से कहानी। कहते हैं पुष्यमित्र शुंग के काल में 2 यूनानी आक्रमण हुए, एक लड़ाई। और एक विद्वान कहता है एक आक्रमण हो।
हमें प्रूव करना है। और आपकी ना तो गाइडें प्रूव करती है ना केसी श्रीवास्तव प्रूव करती है। वीसी पांडे, छोटी सी किताब जो मैं लेके आया था उसमें कितनी मजेदार तरीके से लिखता है और वो बातें बड़ी अजीब। अब यहाँ ये पुराण कहते हैं, बाणभट्ट का हर्षचरित भी कहता है कि उसने 30 साल तक मौर्यों की सेना में सेनापति के पद पर काम किया। जब गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र कितनी थी, और उसके बाद कहते उसने 36 वर्ष शासन किया। ये उलझा दिया गया। अगर इस हिसाब को देखें तो वो किस उम्र में मरा, ये सही नहीं। अब हुआ क्या, इस बात को ठीक करें। बाणभट्ट का हर्षचरित जहां भी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख करता है वो इस शब्द का उल्लेख करता है, सेना में। और इससे बहुत से विद्वान तो कहते हैं वो कभी राजा बना ही नहीं, उसने बृहद्रथ को मारा और अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया जिसका नाम था अग्निमित्र। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पुराण उसके 36 वर्ष के शासनकाल का बयान करते हैं, उलझा ये दिया कि बहुत से लोगों ने उसमें उस 30 साल को भी जोड़ लिया है जो उसने किसके अंडर में काम किया है, मौर्यों के। 30 साल सेनापति के रूप में और आगे के 30 साल शासन करने के रूप में। लेकिन जो भी हो, ये सत्य है कि वो गद्दी पर जब बैठा तब 60 साल का। अब जो विद्वान मानते हैं एक वर्ग कि उसके काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए और दोनों बार किन के आक्रमणों का दमन करने के कारण हुए, यूनानियों का। बड़ा मजेदार किस्सा। चलो, जो विद्वान ये कहते हैं कि 2 आक्रमण हुए, वो कहते हैं एक तो उसके गद्दी पर बैठते ही हुआ, एक उसके बुढ़ापे में हुआ। समझ आ रही है बात इतनी दूर तो? अब सवाल ये कि जब गद्दी पर बैठते आक्रमण हुआ, उस आक्रमण का नेता तो ये था, डेमेट्रियस। सारी बातें खुल जाएंगी, मैं विवाद ही रख रहा हूं जैसे चलता है। दूसरे आक्रमण का नेता था मीनांडर। एक ही मत उठा रहा हूं। ये जो लोग कहते हैं 2 हुए, जो लोग कहते हैं कि एक गद्दी पर बैठते हुआ तो मान ली बात। ये तो याद आता है 184 ईसा पूर्व में हो गया होगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य खत्म कब होता है, 185 या 84, क्योंकि मौर्य काल ने कितने वर्ष शासन किया, 137। 322 में से 137 कम किए तो 185 या 184, इसके आसपास आके वो खत्म हुआ। तो गद्दी पर बैठते ही अगर आक्रमण होता है तो वो कब हुआ है, 184। ये तो मान लिया, ठीक है। जो लोग कहते हैं दूसरा उसके जीवन काल के अंत में हुआ, वो अपने समर्थन में लॉजिक क्या देते हैं, वो लॉजिक देते हैं इस किताब। कहते हैं उस आक्रमण का दमन करने के लिए क्या उसने अपने जीवन के अंतिम काल में एक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा गया, यवनों ने पकड़ लिया। वो इस कहानी को मुद्दा बनाते हैं। यवनों ने घोड़ा पकड़ लिया, पुष्यमित्र शुंग ने उसको छुड़ाने के लिए 2 लोगों को भेजा, अपने बेटे को भेजा अग्निमित्र और अपने पोते को भेजा वसुमित्र, और एक नाम है अग्निमित्र। लेकिन इस बात को प्रूव किया जाता है कि जब ये लड़ने के लिए चले गए, ये बहुत छोटा था और इसकी मां चिंता करती है और उसके लिए शब्द आता है ये दारक। दारक का मतलब होता है अल्पायु। ये बात कहां से ली गई, कालिदास। कालिदास कहता है जब इस आक्रमण को दबाने के लिए वो गए तो उसकी मां चिंता करती है इस बेटे के लिए कि वो भी छोटा है, दारक है। तो सवाल ढूंढो, ये दूसरा आक्रमण ही तो है ना। अगर ये दारक है तो ये मान लिया गया कि ये कम से कम इससे कम ही रहा होगा, 20 साल से कम रहा होगा। ये 20 साल के आसपास है तो हम उसके पिता को कहाँ रख सकते हैं, लगभग 2-4 साल आगे पीछे। और जब ये 40 है तो हम उसके भी पिता को, पुष्यमित्र शुंग को कहाँ रख सकते हैं। तो ये तो उसके गद्दी पर बैठने का टाइम था, उसके जीवन का एंड थोड़ी था। तो बात घूमकर वहीं आ गई। जो विद्वान इसको मुद्दा बनाकर कहते हैं ये गया था, ये दूसरा था, तो अगर दूसरे की तिथि देखें, उस शब्द को मुद्दा बनाए तो 60 वर्ष की उम्र में हुआ, और 60 वर्ष की उम्र में तो गद्दी पर बैठा था, एंड थोड़ी था। तो उत्तर क्या निकलेगा, कितने यूनानी आक्रमण हुए, 1। और वो यूनानी आक्रमण जो हुआ उसका उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। और गौर करना, उस आक्रमण का नेता 2 नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये कहते हैं उस समय राजा कौन था, और वो अपने साथ अपना एक सेनापति भी लेकर आया था, और उसने मीनांडर को तो भेजा यूं और खुद आया यूं, दोनों वहां पहुंच गए, वो एक ही युद्ध। लेकिन उस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग ने यूनानियों को हरा दिया, और फिर उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेध। लेकिन फिर सवाल ये भी खड़ा हुआ, फिर ये 2 का उल्लेख क्यों करता है, बीमारी तो वहीं खड़ी है।
इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर फिर यही, सच वो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन उत्तर ये है। कहते हैं पुष्यमित्र शुंग जब मौर्यों के काल में 30 साल तक सेनापति था, तो बृहद्रथ के काल में भी एक यवन आक्रमण हुआ था। उसे दबाने का काम भी किसने किया? और इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई, और उसी ख्याति का नतीजा था किसने उस राजा को भी मार दिया और किसी ने विरोध नहीं किया। तो उस उपलक्ष्य में भी इसने उस वहां पर अश्वमेध यज्ञ का संपादन करवाया। लेकिन जो इसने खुद किया उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। मनुस्मृति भी किस काल में लिखनी शुरू हुई? शुंग काल में। और महाभाष्य भी लिखने का काम किया पतंजलि ने। और यहाँ एक बात और आगे बताऊंगा, पर अभी तो इतनी दूर ये बात, और एक लाइन में उत्तर दूंगा, उसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा। एक युद्ध लड़ा है, और वो भी उसके बेटे ने लड़ा है, अग्निमित्र ने, विदर्भ युद्ध। आपको केवल इतना ही जानने से ज्यादा न तो आएगा, मैं कहानी सुना सकता हूं पर कोई मतलब। विदर्भ युद्ध, विदर्भ कहाँ? दक्षिण भारत में, बरात, आधुनिक बरात, ये उसका जीवन था। लेकिन अब बात ये, कुल कितने राजा हुए? 10। विदर्भ युद्ध लड़ा इसके बेटे अग्निमित्र ने यज्ञ सेन के साथ, जीत गया, वो भी इसका हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल ये, 10 राजा हुए, 9वां राजा बहुत प्रसिद्ध है। शुरू में तो हुआ पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसु ज्येष्ठ, वसुमित्र, 9वां आता है भागभद्र। ये बड़ा नाम है, पेपर में आएगा, बड़ी उम्मीद है। 9वें राजा के टाइम में उसके दरबार में एक राजदूत आया था, एंटिओलकीड्स नाम के राजा का। यह नाम थोड़े मुश्किल हैं, ये ध्यान रखना। एक राजा था एंटिओलकीड्स, लेकिन आप तो ये याद रखो, जो राजदूत आया था हेलियोडोरस। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, मैं कहता हूं याद कर लेना, ना समझ में आ। 9वें शुंग राजा के काल में, जिसका नाम था भवभूति, भागभद्र, उसके दरबार में एक राजा आया, एक राजदूत आया था हेलियोडोरस, एंटिओलकीड्स। अब सवाल ये, वो आया, कहाँ आया? विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसी का नाम था कभी बेसनगर। और वहां पर उसने क्या किया? एक गरुड़ स्तंभ लगवाया, और उसके ऊपर किसकी? वासुदेव की उपासना की गई। और आपके सिलेबस में पौराणिक धर्म भी है, मैंने कल भी अपनी बात हो रही थी। ये 2 प्रश्न क्लियर करता है। शुंग काल में भागवत धर्म की उपासना के चिन्ह मिलते हैं। प्रश्न यूं आता है पेपर में, भारत में सबसे पुराना वासुदेव का, भागवत धर्म का, श्री कृष्ण का, उस धर्म का अभिलेखीय प्रमाण सबसे पुराना उसकी पूजा का कौन सा है? तो ये है उत्तर। वो बेसनगर विदिशा का अभिलेख गरुड़ स्तंभ लेख, जो किस काल में बना? शुंग काल में। कौन से राजा? 9वें। और उस 9वें राजा के काल में एक राजदूत आया था हेलियोडोरस, ये याद रखना। और उस हेलियोडोरस ने उस पर स्तुति की है वासुदेव की, और वो जगह है बेसनगर। ये तो रहा इनके जीवन का बहुत बड़ा घटनाक्रम, इससे बात बाहर नहीं जाएगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, स्रोत याद रखने, कालिदास, बाणभट्ट पुराण, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, अयोध्या अभिलेख। बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न आता है, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुद्धार किया, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? वो यज्ञ नहीं लिखे, भाषा बदल दे। वो ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुद्धारक था, इसका सबसे अच्छा उल्लेख ये है। यो क्या, किसका उल्लेख करता है वो? तो एक ही नहीं बजा। अयोध्या अभिलेख क्या कहता है? 2 अश्वमेध यज्ञ किए, भले वो सच हो भले झूठ हो। अश्वमेध यज्ञ कौन सी व्यवस्था में करे जाते हैं? ब्राह्मण व्यवस्था। तो ये हुई बात। लेकिन एक बात और, एक नाम किताब का मैंने बहुत पहले लिया है, दिव्य अवदान, है ना याद, जो अशोक के बारे में बड़ी जानकारी देता है। दिव्य अवदान साबित क्या करता है? पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही, बौद्ध धर्म का संहारक कहते हैं। लाइन सुनना, उसने घोषणा की थी, जो कोई मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर ला कर देगा, मैं उसे 100 दिनार दूंगा। ये वो कहता है ग्रंथ। लेकिन अगर इस बात को सच मान लें तो इस हिसाब से तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का नाश कर दिया। कहते हैं कि उसने कुकुटराम विहार, कहाँ? बिहार में कुकुटराम विहार, कुकुटराम जगह का नाम है, विहार रहने लायक, उसको जाकर तोड़ डाला। बोध गया कि वृक्ष को काटने के लिए गया, लेकिन जितनी बार गया कामयाब नहीं हुआ।
ये सारी बातें कौन कहते हैं? बौद्ध ग्रंथ। लेकिन विद्वान कहते हैं पक्षपात है। कैसे? अगर यही बात कोई और ग्रंथ कहता तो हम मान लेते। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं, लेकिन इसका तोड़ भी है। चलिए आगे उसकी कला को पढ़ते हैं तो तोड़ निकल आएगा। अब शुंग काल की कला के नमूने कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश और एक ही जगह बिहार। राज्यों का नाम लो तो 2। मध्य प्रदेश में कौन कौन से? सांची, भरहुत, 2 नाम बहुत बड़े हैं। और आगे चलिए बिहार में बोध गया, 3 हैं। और आप जानते हो सांची और भरहुत में क्या है? स्तूप, जो किसने बनाए थे? अशोक ने। 84,000 स्तूप बनाने के लिए उसे याद किया जाता है। और वो सांची और भरहुत के स्तूपों की एक खास बात और, जब वो बने थे तो ईंटों से बने थे। ये आपके जीके में भी लगता है कि मौर्य काल के स्तूप किससे बने हैं? ईंटों से बने। और उन ईंटों के बने हुए स्तूपों के चारों ओर पाषाण वेदिका का निर्माण किन लोगों के काल में हुआ? शुंगों के काल में। तोरण द्वार कहाँ लगाए गए? उनके दरवाजों पर। किनके काल में? शुंगों के काल में। और याद रहे, भरहुत के स्तूप को खोजने का काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, ये नाम भी याद रखना। और बोध गया में भी जिसने काम किया है कनिंघम ने किया। एक 73 है 1800, एक 77 है 1800। और वो प्रूव करता है कि इन लोगों ने पाषाण वेदिकाएं, तोरण द्वार क्या होते हैं देखे होंगे कभी, इंटरनेट पे सर्च करना। और एक बड़ा प्रश्न एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 2nd ग्रेड में आया था, रिपीट नहीं हुआ पर बड़ा संभव है आप लोगों के दिमाग में, तब मैं भी गलत करके आया। राजशेखर अभी आज जीके की क्लास में पढ़ा है, गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में था, जिसने पुस्तकें लिखी हैं बहुत, जिसमें कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत लिखे हैं ना। लेकिन सवाल ये, विद्यशाल भंजिका एक तो किताब है और एक विद्यशाल भंजिका की मूर्तियां हैं। 12वीं की किताब पहला पार्ट हिस्ट्री का, ब्लैक एंड व्हाइट पेजों में सांची का महास्तूप तो कलर में दिया हुआ है। 2 पेज निकालो आगे, यूं एक राजकुमारी खड़ी एक पेड़ को छू रही है 2 हाथ करके, वो विद्यशाल भंजिका की मूर्तियां हैं, जो कहाँ बनी है? सांची के तोरण द्वारों पर बनी हुई। क्या कहती हैं वो? उस पर लिखा है दर्ज बकायदा कि ये राजकुमारियां वो थी जो पेड़ों को छू देती थी, इन पर फल और फूल आ जाते, उन्हें कहते हैं विद्यशाल भंजिका की मूर्तियां। 2nd ग्रेड में आया था, विद्यशाल भंजिका कहाँ पर उत्कीर्ण है? सांची के स्तूप पर, यह याद रखना। सांची में 3 स्तूप हैं, एक नहीं है। 3 स्तूपों में, एक में तो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, एक में स्थारी पुत्र और महामोदगल्याण, 2 नाम याद रखना, उनके अवशेष हैं। एक में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वालों के अवशेष। 3 स्तूप मिलते हैं वहां। और उन तीनों पे ही काम किसने किया? शुंगों ने। तोरण द्वार लगवाए, सुंदर बेल बूटियां बनवाई और उनकी शक्ल देखने लायक बनाई। तो अगर इस बात को मान लें तो पुष्यमित्र शुंग का काल या शुंगों का काल बौद्ध धर्म का विद्रोही वो नहीं था। वो यद्यपि ब्राह्मण थे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी समान रूप से वो उदार थे। देखो, भागवत धर्म का भी उदाहरण मिल गया, बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया ये भी उदाहरण मिल गया, और ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार के रूप में उसने अश्वमेध यज्ञ की परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया। ये शुंग काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा शुंगों में आपको कहीं और उलझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो बचता है सातवाहन वंश, फिर आपकी अंतिम स्टेज रहेगी। और मैं फिर कहता हूँ, जिन बच्चों ने संगम काल और जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार नहीं पढ़ा, वो 2 चैप्टर जरूर गौर से सुने, क्योंकि वो आपको पढ़ते ही लगते हैं मुश्किल। क्योंकि जहाँ गौर करो, आपको एक बात क्लियर है कि जहाँ संगम काल पढ़ते हो, पढ़ते ही आप उसको बंद करने की सोचते हो।